नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी कुछ नई बहुत सी लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की फसल लगाई है, तो उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कार्यों का किया जाना जरूरी होता है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान से। इस सोयाबीन की खेती लगभग आप लोगों के इस समय जो लोगों ने की होगी वो 1 महीने के लगभग हो चुकी होगी। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप भी होता है, जो कि फसल की वृद्धि और विकास में तो बाधा उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ कीट और रोगों को भी बढ़ावा देता है। इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण करें। सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। खरपतवार प्रबंधन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये फसलों में पोषक तत्व में भागीदारी उत्पन्न करते हैं। आपको उन खरपतवारों के कारण पौधे में ठीक रूप से विकास नहीं हो पाता और रोग और कीट व्याधियां एक दूसरे से उनसे उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि फसलों के बढ़वार के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। इसलिए इसके लिए हमको उसका निराकरण करना है। तो इस समय पे अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, आजकल हस्तचलित मशीनें आ गई हैं जिसको आसानी से पौधे और लाइन के बीच की दूरी में आसानी से उसको हम चला के उसको हम खरपतवार को हटा सकते हैं। तो इसमें जो पौधे से पौधे की बीच की दूरी और लाइन से लाइन की दूर की जो बीच की दूरी है, उसको बीच में जो पौधे हैं उनको हम साफ कर देते हैं, तो उसमें प्रॉपर तरीके से प्रकाश मिलता है और हवा मिलता है, जिससे कीट व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रीष्म के समय में हमको ऐसे ही खेत का चुनाव करना है। जो लोग बुवाई किए होंगे सोयाबीन की, वो सिंचित अवस्था में किए होंगे, तो इसमें हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको ऐसे ही अगर हमारे पास पानी की सुविधा है, उसी खेत में हमको सोयाबीन की बुवाई करनी है। और पानी कैसे देना है, ये मिट्टी की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि मिट्टी में जल धारण की क्षमता कितनी है और पौधे की अवस्था के आधार पे हमको उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। हफ्ते में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं मीडियम मध्यम ज़मीन में हफ्ते में एक बार पानी अति आवश्यक रूप से उपयोग करें। आप यदि आपके पास स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर से आप 2.5 घंटे की शिफ्ट लगाएं, आपके लिए फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर एक बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आवश्यकता से अधिक जल अगर इसमें फसल को मिलती है तो वो फसलों के लिए उचित नहीं होता है। इसमें कई प्रकार के रोग और या कि पौधे में वो प्रकार का उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। सोयाबीन की फसल को अनेक प्रकार के कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फसल का उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप कीट तथा रोग नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। फसल सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले रोग की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला रोग आता है येलो मोज़ेक रोग, जो कि ये पीले आप किसान भाइयों आप देखे होंगे कि पौधे की पत्तियां एकदम पीले और हरे रंग की दिखाई देती हैं, तो अजीब सा लगता है कि भाई इस पौधे को क्या हो गया है। ये दरअसल ये रोग है। इस रोग के आने से ना पौधे में फूल बनता है ना फली लगती है, जो कि पूर्ण रूप से ये पौधों को नष्ट कर देता है। इसके लिए ये फैलता कैसे है, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये पहले एक सफ़ेद प्रकार की मक्खी के कारण फैलता है, जो कि जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फैल जाता है और वो पूरे खेत में फैल जाता है और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, या कि रोग प्रतिरोधक आप प्रजाति का चुनाव करें। अब मान लीजिए आप ऐसी प्रजाति लगा दिए हैं जिसमें आपके लिए ये रोग आ गया है, तो आप जहाँ आप खेत में जाएँ, शुरुआती तौर पर आप देखेंगे 1 महीने की फसल है, इस समय पर कहीं पे आप ये इसके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। उनको पौधों को आप उखाड़ के और आप उनको ले जाके एक खाली जगह पे वहाँ पे उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए। अगर मान लीजिए बहुतायत मात्रा में आपको दिखे कि अब ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको उखाड़ के हम ठीक नहीं कर सकते, तो आप कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड 1 ml पानी में डाल के हम इसको जो है पूरे खेत में यदि 1 हेक्टेयर में छिड़कते हैं तो ये लाभदायक सिद्ध होता है। किसान भाइयों,
इसमें काटने वाले भी कीट भी आते हैं, जैसे गाडल बीटर हो गया, तना छेदक कीट हो गया और सूड़ी हो गई, जो कि चने की इल्लियाँ देखे होंगे आप, चने के फलियाँ हैं उसमें इल्लियाँ होती हैं, उसमें भी ये वहाँ पे खा जाती हैं, फलों और फलियों को खा जाती हैं। काटने वाले कीटों के रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 2 ml पर लीटर पानी में डाल के इसको नियंत्रण हम पा सकते हैं। इससे हमारे फसलों के लिए ठीक उचित है। किसान भाइयों, ये है ग्रीष्मकालीन फसल सोयाबीन के लिए ये जानकारी, छोटी मोटी जानकारी, जिसके कारण आप इससे अच्छी उपज, सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और लाभप्रद बना सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय की सफलता मौसम के अनुरूप इनके प्रबंधन पर ही टिकी होती है। लेकिन कई मुर्गी पालक इनके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि मुर्गियों का विकास और इनसे मिलने वाले अंडों के उत्पादन में कमी आ जाती है। और इसलिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो से। हम सभी जानते हैं कि मुर्गी पालन में, चाहे वो ब्रॉयलर का हो या अंडा देने वाली मुर्गियां हो, कुल उत्पादन खर्च का लगभग 70 से 80% हिस्सा केवल आहार प्रबंधन में आता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अंडा देने वाली मुर्गियां करीब 18 से 22 सप्ताह के आसपास अंडा देने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये 32 से 37वें सप्ताह के आसपास जाते हैं, इनको अंडा देने की जो संख्या होती है ये सबसे अधिक होती है। इस सप्ताह के आसपास 32 से 37वें सप्ताह के आसपास अमूमन मुर्गियां रोज़ाना एक अंडा देती हैं। इसके बाद ये करीब करीब 70 से 72 सप्ताह तक अंडे देने की क्षमता रखती हैं। ये अंडे देने की जो अधिकतम आयु है, ये किसान के प्रबंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किसान भाइयों, हमें मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका आहार अच्छा होने से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको प्रति मुर्गी आहार 100 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए तथा इसी के साथ आपको विटामिन प्रचुर मात्रा में भी देनी आवश्यक होती है। ऐसे तो अधिकतर किसान भाई अपने मुर्गियों के दाना के लिए अधिकतर अच्छे कंपनियों के दाना पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। उनके अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उनके दाना का मिश्रण बनाया हुआ रहता है। अभी भी कुछ किसान भाई जिनके क्षेत्र में मकई या अन्य अवयव जो इसमें मिलाए जाते हैं मुर्गियों के दाने में, अगर सस्ते दामों में उपलब्ध रहते हैं तो वो अपने दाना मिश्रण खुद बनाने में भरोसा रखते हैं और ये दाना मिश्रण काफ़ी अच्छा होता है। इससे भी हम जो बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अधिक दामों में जो दाने मिश्रण उपलब्ध रहते हैं, उसके बराबरी में हम अंडा उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान भाई अपने से दाना मिश्रण बनाते हैं, उनमें हम उन सबों को ये सलाह देना चाहेंगे, जो मुख्य रूप से जो पीली मकई दर्रा है उनको हम 45 से 47% के आसपास रखते हैं। जो सोयाबीन मील है उसे हम 12 से 14% के आसपास रखते हैं। खल्ली में 2 प्रकार की खलियां आप मिला सकते हैं। एक खल्ली जो मूंगफली की खल्ली होती है उसको तो हम रखेंगे ही लगभग 6 से 8% के आसपास। इसके अलावे अन्य खलियां जैसे तीसी, तिल, इस खली हैं, इनको भी हम 4 से 6% के आसपास रख सकते हैं। इसके अलावे राइस पॉलिश 13 से 15%, व्हीट ब्रान 4 से 5%, फिश मील 6 से 7%, DCP डाई कैल्शियम जो है वो हम 1% रखेंगे। नमक जो साधारण नमक है, खाने की नमक है, ये 0.25% तथा मिनरल मिक्सचर जो अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर हो, इसको हम 1.7% से 2% के आसपास रखते हैं। इन सबों के अलावे जो एक भी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है सेल ग्रिड या स्नेल मिक्सचर जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग 5 से 6% मिलाना आवश्यक होता है। इन सबों के अलावे कुछ किसान इसमें टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन्स या अन्य जो प्रोबायोटिक्स होते हैं या प्रीबायोटिक्स होते हैं, उन सबों को भी अच्छे उत्पादन और मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मिला सकते हैं।
लेयर मुर्गियों में खाना पचाने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपको इनके आहार को समय से देने की जरूरत होगी। तो आप इनको किस समय पर दाना दें, आइए जानते हैं। इसमें अलग अलग उम्र के अनुसार किसान भाई दाना मिश्रण में प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें तो अच्छा होता है। तो किसान भाई जो 0 से 6 सप्ताह के आसपास जो दाना हम देंगे, जिसको स्टार्टर राशन के रूप में जाना जाता है, उसमें 20% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें। और 6 से 12 सप्ताह के आसपास के चूजों को, जिनको ग्रोअर राशन दिया जाता है, वो 17.5 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें। इसके बाद 12 से 15 सप्ताह तक, जो कि एक अंडे देने की उम्र के आसपास आने वाला स्थिति होती है, उस समय में हम 15 से 16% प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो मुर्गियां अंडा देनी शुरू कर देती हैं, तब हम 16 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। ये आप अंतिम समय तक, अंतिम मतलब आप 72 से 72 सप्ताह तक यही प्रोटीन की मात्रा निर्धारित रखें। इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर भी हम आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहेंगे। जो किसान भाई दाना अपने से बनाते हैं या ख़रीद के देते हैं, वे चाहते हैं कि दाना का जो खर्च है उसको थोड़ा बहुत हम कम किया जा सके। तो उस स्थिति में वे आसपास में उपलब्ध जो गुणवत्ता युक्त हरा चारा है, उन सब को भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमारे ये जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको दे सकते हैं। अभी के समय में जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, जैसे ये गर्मी की हवा बहुत तेज़ी से चलती है, इस स्थिति में जो पानी की कमी मुर्गियों के शरीर में होता है, उन सबों को दूर करने के लिए हरा घास का प्रबंधन एक बहुत अच्छा प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। इन मौसम में आप देखेंगे कुछ मुर्गियाँ दिन में खाना कम खाती हैं, तो आप दिन के बजाय, विशेष करके गर्मी के मौसम में, दिन जो गर्मी का समय होता है, जैसे 12 बजे से 2 बजे 4 बजे तक के समय में आप खाना के बर्तनों को हटा भी सकते हैं, और इसके बदले में आप रात के खाने में ज़्यादा ध्यान दें। कुछ किसान भाई रात को बत्ती बंद भी करते हैं, तो इस स्थिति में आप रात को बत्ती बंद मत करें, और रात में जो दिन का खाना आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उस खाने को रात में भी दे सकते हैं। इससे हम गर्मी के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम सिमरा, जिला इंदौर के कृषक आलोक ठाकुर ने। यह गेहूं के कटाई और गहाई यंत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आलोक ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये गेहूं की फसल हमारे भारत की मुख्य फसल में आती है। हमारे जैसा कि पता, हमारे किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, और उन लागत को उनको रिकवर कराने के लिए हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अभी तक सिकल या हसिया से कटाई करते हैं, चाहे वो धान की खेती हो, चाहे वो गेहूं की खेती हो। तो उसको इससे क्या है कि हमारे किसान भाई मतलब ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है इससे। और हम जैसा कि हमें पता है कि मौसम आजकल हर दिन बदल रहे हैं, कभी भी बारिश और तेज़ हवा के कारण फसल का नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक सतत नए कृषि उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं, जिनके उपयोग से किसान कृषि लागत को कम कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इन यंत्रों का किसान ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। इसके लिए शासन इनकी खरीदी पर अनुदान भी उपलब्ध कराता है। तो आइए जानते हैं किन किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान दिए है और इन यंत्रों का कार्य क्या है। जैसे हमारे फार्मर्स ये बहुत सारे कृषि यंत्र उपलब्ध है हमारे
फार्म में, जैसे कि रीपर कंबाइंडर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब, ये ना केवल गेहूं की खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या कटाई करते हैं, जब बल्कि ये ओट, सरसों, दलहन, तिलहन आदि की भी हार्वेस्टिंग कटाई करते हैं। रीपर जो है मतलब एक स्वचालित भी है और ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रीपर, दो तरह के होते हैं, एक स्वचालित होते हैं, एक ये फ्रंट माउंटेड रीपर होते हैं। जो किसान भाई के पास ट्रैक्टर है वो फ्रंट माउंटेड रीपर लगा के उसकी गेहूं की कटाई कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल्फ प्रोपेल जो रीपर है उस आराम से कतार में कटाई कर सकते हैं। इसकी जो कार्य क्षमता है लगभग 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा है और इसकी डीजल की जो खपत है 1 घंटा में बहुत कम है, जो 1.5 से 2 लीटर तक होती है 1 घंटे में। इसके अलावा हमारे समय की बचत हो जाती है, ज़्यादा जो कटाई के बाद जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाती है। और अगर हम कहें अगर इस रीपर के बाद अगर हमारे पास इससे भी अगर हम थोड़ा पैसे और लगा दें तो हम रीपर कंबाइंडर यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए ना केवल कटाई का काम करती है, गेहूं की कटाई का काम करती है, बल्कि इसको बोझे बना के इकट्ठा करके बोझा बना देती है, जिससे आसानी से हमारे किसान भाई इसको उठा के खेतों से डायरेक्टली थ्रेशिंग के लिए ले जा सकते हैं या अपने घरों में रख सकते हैं और बाद में उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। रीपर कंबाइंडर की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है लगभग 2 से 3 लाख है और इसकी सब्सिडी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिलती है कि हमारे किसान भाइयों को। और आजकल हम कंबाइन हार्वेस्टर को भी अपने खेतों में खूब देख रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर एक एकल इकाई यूनिट है जिसमें क्या है कि इसमें कटाई भी हो सकती है, थ्रेशिंग भी हो सकती है, क्लीनिंग और सेपरेशन, मतलब कि भूसे और गेहूं के दाने को अलग अलग एक ही वक्त पे कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक ही समय पे हम सारी चीज़ों का कटाई, थ्रेशिंग, क्लीनिंग और सेपरेशन कर सकते हैं। इससे हमारे किसान भाइयों का समय की बचत, लेबर की बचत बहुत हो जाती है और लगभग इसकी जो कार्य क्षमता है 1 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से है। और अगर कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें तो ये 105 HP की जो अगर कंबाइन हार्वेस्टर हमारे पास है तो उसकी जो कॉस्ट है 16-17 लाख है और अगर सब्सिडी उसे काउंट करें तो सब्सिडी 4-5 लाख तक है, तो लगभग उनको 12-13 लाख लगेंगे उनको परचेज़ करने में। अगर हमारे जो छोटे मंझोले किसान जो हैं वो इतना अगर एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम रीपर कंबाइंडर यूज़ करें, इस वजह से हमारी भारत सरकार ने एक कस्टम हायरिंग मॉडल डेवलप किया है जिसमें हम किसान किराए पे प्रति घंटे के हिसाब से मशीनों को उपलब्ध करा सकते हैं, अपने काम में ले सकते हैं और फिर उसको वापस दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि हम किसान भाई अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में आसानी से बिना ज़्यादा खर्च किए हुए मैकेनाइज्ड वे में कटाई कर सकते। इससे बहुत मतलब फसल का नुकसान नहीं हो सकता, जितना उनकी लागत हुई है उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए करेला की फसल में जरूरी कार्य। अधिक फूलों की प्राप्ति हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।